सो पेपर 6 है ये, जनवरी 2021 का। क्वेश्चन नंबर 1, a student carries out some test on four aqueous solutions A, B, C, and D. The student is asked to add A to samples of B, C, and D in separate test tubes. The container of solution A has a hazard symbol this. Identify the hazard indicated by this sample, this label. तो ऑफ कोर्स हाथ पे कुछ ऐसा गिर रहा है जो कि इज नॉट गुड फॉर द स्किन, सो ऑफ कोर्स मैं इसको कहूंगा कि दिस इज कोरोसिव। जनरली एसिड के लिए हम यूज कर रहे होते हैं ये कोरोसिव। कोरोसिव। Describe how you would prepare, how you would add small amounts of A until there is no further change. Name the apparatus you would use. Name the apparatus you would use. तो क्या ऐड कर रहा है ये? बेसिकली ये टेस्ट करवा रहा है on four aqueous solutions A, B, C, and D. One of the solution is aqueous barium chloride. Barium is in group 2. तो कह रहा है the student is asked to add A to samples of B, C, and D in separate test tubes. A small amount of time until there is no further change. So describe how you would add small amounts of A until there is no further change. तो ऑफ कोर्स 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको जब वो कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऐड करना है आपने, तो आप इसमें किस चीज से ऐड करोगे? चूंकि इन्होंने आपको फिक्स क्वांटिटी नहीं बताई है। यू आर नॉट सपोज टू यूज पिपेट, यू आर नॉट सपोज टू यूज ब्यूरेट, ओके। और क्या नाम है, पोर करने के लिए, ऐड करने के लिए हमारे पास और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर, जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर। लेकिन यहाँ पर उसने जब स्मॉल अमाउंट की बात की है ना, तो आप इसमें बेहतर ये है कि आप इसमें लिख दो कि पिपेट। पिपेट। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा कोई और चीज यूज कर रहा है तो वो उसके लिए सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो आप कुछ भी यहाँ पर ऐसी चीज यूज कर सकते हो, ड्रॉपिंग पिपेट यूज कर लो आप, ड्रॉपर यूज कर लो आप, क्योंकि वो भी स्मॉल अमाउंट आराम से जो है वो ऐड कर देता है, ओके। तो मैं इसमें यहाँ पे लिखूंगा ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉपिंग पिपेट। ड्रॉपिंग पिपेट, ओके। तो ये स्मॉल अमाउंट आपका ऐड कर देगा। B is a blue solution. When A is added to B, the mixture first turns green and then gradually turns yellow. Give the formula of the cation B. देखो ब्लू, ब्लू, ब्लू बोले तो कॉपर, ब्लू बोले तो कॉपर +2। जैसे कि आपने देखा कि कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का होता है, ओके। कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का होता है। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉपर +2, मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉपर +2, ओके। फिर कहता है कि when A is added to C, vigorous effervescence occurs and the gas produced turns lime water cloudy. Identify by the name or formula the gas produced. अब लाइम वाटर से हमारे जहन में एक ही बात आती है, लाइम वाटर से हमारे जहन में एक ही बात आती है, और वो क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ये याद करते थे आईजी में कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द लाइम वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो व्हाइट पीपीटी आपको नजर आ रही होती थी। Suggest the identity by name or formula the anion in C. The anion, the anion in C. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कार्बोनेट से।
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगी? कार्बोनेट से। ऑफ कोर्स आपका जो एन आयन है दैट शुड बी CO3 2 माइनस। आपका जो एन आयन है दैट शुड बी CO3 2 माइनस। ओके, आइडेंटिफाई ए बाय नेम और फॉर्मूला, जस्टिफाई जस्टिफाई योर आंसर। तो वो कौन है भाई ए? ये ऐसा कौन है ए कि जिसको हम यही कह रहे हैं ना, बी इज व्हेन ए इज एडेड टू बी, व्हेन ए इज एडेड टू सी, और मतलब कि ये सारी चीजें यही चल रही है, ए इज एडेड टू, ए इज एडेड टू, ए इज एडेड टू। तो वो ए का तुमसे पूछ रहा है कि यार ये कौन हो सकता है ए। तो एक चीज याद रखिएगा, कार्बोनेट का मैं चलो चलो मैं आपको कह देता हूँ कि यार कार्बोनेट जो है आपका वो सोडियम कार्बोनेट है, लेट्स सपोज। कार्बोनेट्स आर बेसिस, कार्बोनेट्स आर बेसिस। तो जब कार्बोनेट्स आपके बेसिस हैं, ऑफ कोर्स बेस किससे रिएक्शन करता है? एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्बोनेट किसी के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, इट शुड बी एन एसिड। ओके, तो ए आपका कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपका कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जस्टिफाई योर आंसर। लो भाई, अब जस्टिफाई कैसे करें हम? 2 मार्क का क्वेश्चन है। एक चीज आपने नोट डाउन की कि ये क्या कह रहा था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल it was blue. B was a blue solution, but the mixture first turns green and then gradually turns yellow. ये जो ग्रीन हुआ है ना, ये जो ग्रीन हुआ है ना, ये पता है कौन था? ये कॉपर क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बना था। जब कॉपर क्लोराइड होता है ना, याद रखिएगा ये बात, कॉपर क्लोराइड में भी +2 है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपर क्लोराइड में +2 नहीं है कॉपर, नो। अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि कॉपर +2 इज ओनली ब्लू, सो यू आर रॉन्ग। इट डिपेंड्स ऑन द ligand which is attached with this copper, क्योंकि मेटल का कलर इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ligand। हमने डिफरेंट ligands भी डिस्कस किए थे ligand substitution रिएक्शन में, इट्स अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये जस्टिफाई हो गया क्योंकि वहां ग्रीन कलर आया था, तो ग्रीन कलर तो क्लोरीन के साथ आता है। तो मतलब क्यों, पता है क्यों? जब मैंने बोला ना कि यार ये एसिड हो सकता है, डायरेक्ट बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर आपके जहन में सल्फ्यूरिक एसिड, देखो लाइक मेक सेंस कि यार आपके जहन में सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं आया, आपके जहन में नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं आया, आपके जहन में फॉस्फोरिक एसिड क्यों नहीं आया, आपके जहन में कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं आया, आपने डायरेक्ट HCl क्यों कह दिया, आपने सोच कैसे लिया इसे? तो मैंने इसलिए कहा कि ऊपर जो इन्होंने ग्रीन बोला है, ग्रीन तो कॉपर क्लोराइड होता है। सर ये हमें कैसे पता लगेगी बात? ये हमें ऐसे पता लगेगी जब आप इनका कलर याद रखोगे, वरना आपको भी नहीं पता लगेगी ये बात। तो इसलिए मैं कहूंगा कि A इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, येलो कलर जो बना था हमारे पास वो इसकी वजह से था। चाहो तो नाम लिख लो, मसला नहीं है कोई। When A is added to D, no change is seen. Small amount of this mixture is added to B and a white precipitate forms. Just what can be deduced about the solutions B and D. Okay, तो यानी कि HCl जब उसमें डाला तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो कह रहा है what can be deduced about solutions B and D. Okay, तो B के साथ जब कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ ना आपका, तो इट मीन्स कि ये कोई सल्फेट है। इट मीन्स कि ये कोई सल्फेट है। ओके, इट मीन्स कि ये कोई क्या है? सल्फेट है, सल्फेट, सल्फेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि
B contains sulfate. सल्फेट का कोई इफेक्ट नहीं है, सल्फेट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है अगर आप उसमें HCl ऐड कर दो। दैट्स द की पॉइंट, ओके। और डी में जब उसने क्या नाम है अपना ना यार, क्या कह रहा हूं मैं, सॉल्यूशन बी, हाँ, बी के साथ उसका क्या आया है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है ना बी के साथ। तो जब व्हाइट प्रेसिपिटेट बी के साथ उसका आया है तो ए आपका कौन था, HCl था। ए आपका कौन था, HCl था। और डी के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं है, तो डी आपका कौन हो सकता है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मैंने इसलिए कहा आपको क्योंकि क्लोराइड क्लोराइड के साथ कोई चेंज नहीं होता। और बेरियम, और बेरियम ये कहाँ से आया, आपने देखा था ना, ये देखो जरा, कह रहा है कि वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज एक्वियस बेरियम क्लोराइड, इनमें से कोई एक ऐसा है जो बेरियम क्लोराइड है। तो वो वही होगा ना जिसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है HCl, क्योंकि एन आयन सेम हो गया ना दोनों का। तो वो सॉल्यूशन डी है। तो वो क्या है, सॉल्यूशन डी है, ओके। और सॉल्यूशन बी की अगर मैं बात करूं, तो वो कह रहा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके पास बने हैं। तो याद रखिएगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो बेरियम सल्फेट के होते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो बेरियम सल्फेट के होते हैं, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई सल्फेट होगा ये। तो बी कंटेन्स एनी सल्फेट, ओके। ये देखिएगा जरा, a concentrated solution of ammonia is added to B। अब आपको B पता लग गया है, सही है ना, अब आपको B पता लग गया है कि ये कोई सल्फेट है। An aqueous concentrated solution of ammonia is added to B. Initially, a pale blue precipitate forms. When more ammonia is added, the precipitate dissolves, forming a dark blue solution F. Identify by the name or formula the pale blue precipitate and the species responsible for the dark blue color in F. Okay. तो देखो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, टेस्ट लिखे हुए होते हैं, ओके। कि जब उसने उसमें अमोनिया ऐड किया, ओके, इनिशियली आपको पेल ब्लू प्रेसिपिटेट मिल गया। तो ये जो ब्लू ब्लू की बात हो रही है ना, ये हमें कॉपर की तरफ इशारा कर रहा है, ये हमें कॉपर की तरफ इशारा कर रहा है। फिर कह रहा है when more ammonia is added the precipitate dissolves forming a dark blue solution। तो पक्की बात है, कंफर्म है कि ये कॉपर है, कंफर्म है कि ये कॉपर है। आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला द पेल ब्लू प्रेसिपिटेट एंड द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क ब्लू। देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क आपको यहाँ मिलेगा पेल के प्रेसिपे पेल ब्लू का फॉर्मूला बताने पे, और एक आपको मार्क मिलेगा डार्क ब्लू का फॉर्मूला बताने पे, ओके। जो आपका पेल ब्लू होता है ना, जो आपका पेल ब्लू होता है, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। पेल ब्लू जो आपका है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ओके। और जो आपका डार्क ब्लू का कलर बना है इन एफ, उसका फॉर्मूला ये है। ओके, यहाँ पर भी कॉपर +2 है, लेकिन अमोनिया है तो तभी डार्क ब्लू उसका कलर बन गया, ओके। A solution of the sodium salt of EDTA, ये पॉलीडेंटेट लाइगैंड होता है, is added to a sample of solution if the anion turns pale blue। The solution turns pale blue। NH3 6, NH3 6 का मतलब ये है कि, हाँ लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने एक्सेस में डाला है ना, तो ज्यादा बेहतर ये है
कि चूंकि इसमें अमोनिया एक्वियस है, ये अमोनिया क्या है, एक्वियस है, ये एक्वियस सॉल्यूशन में बना हुआ है। तो मैक्सिमम क्या हो रहा होता है कि अमोनिया जो है ना वो 4 OH को, यानी कि लेट सपोज कि आपके पास ये कॉपर है, इसके 6 साइड्स पर वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है कुछ ऐसे करके, यहाँ पर भी H2O, 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 यहाँ पर भी H2O। तो जब अमोनिया आता है ना, अमोनिया के पास है लोन पेयर, अमोनिया इससे भी प्रोटॉन ले लेता है, 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 और इसको भी OH बना देगा, इसको भी OH बना देगा, इसको भी OH बना देगा, जैसे कि ऊपर हो रहा था, मैंने लिखा ना कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो पेल ब्लू तब बन रहा होता है। लेकिन जब ये कहता है कि यार इसने एक्सेस में डाल दिया अमोनिया, इसने क्या किया, एक्सेस में डाल दिया, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। ओके, पूरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, और सिर्फ 2 H2O जो है वो यहाँ पर लगे हुए रह जाएंगे। ये डार्क ब्लू का फॉर्मूला होता है, यानी सारे के सारे ऐसा नहीं है कि वाटर निकला और अमोनिया आकर लग गया, क्योंकि अमोनिया का साइज मैटर्स अ लॉट। तो अगर आपकी डाइनिंग टेबल छोटी हो तो आप कैसे बहुत सारी चेयर्स लगा सकते हो, तो एज कंपेयर टू वाटर, अमोनिया थोड़ा सा बड़ा लाइगेंड है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि 6 के 6 अमोनिया उस मेटल पर अटैच नहीं करते हैं, दैट्स द रीजन। ओके, तो आप 4 को निकाल लो, 2 यहीं पर रहने दो, एंड दिस इज फिक्स्ड। आपको हर दफा ये बात नहीं सोचनी है कि हर दफा कोई नई कहानी होगी, ऐसा नहीं है। ओके, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो भाई सॉल्यूशन जो आपका F है उसमें ये क्या कर रहा है, EDTA ऐड करवा रहा है, और हमें पता है कि आपका जो सॉल्यूशन F था वो कौन है, कॉपर है। सॉल्यूशन F आपका क्या है, कॉपर है। ओके, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूं कि कॉपर, कॉपर और NH3, कॉपर +2 है यहाँ पर, EDTA इसमें डाला हमने, EDTA पे 4- का चार्ज होता है, तो कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये -4 था, कॉपर +2 था, ओवरऑल चार्ज -2 आ गया, और अमोनिया को सबको बाहर निकाल के फेंक दिया इसने। ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, पता है आपको, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो पहले वाली चीजों को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा सिंपली। क्या कहते हो, क्वेश्चन 2 में क्या होना चाहिए। मेन हैजर्ड यहाँ पे corrosion है। आइडेंटिफाई द मेन हैजर्ड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में कह रहा है कि बबल्स एक्सेस सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड इनटू 100 cm³ of the potassium chlorate solution, तो giving a safety precaution that will reduce the risk, तो assume that safety spectacles and a laboratory coat were used। सेफ्टी ये भी, ये दोनों यूज कर लिए हैं उसने, इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, assume that the safety spectacles coat were used, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ से ऑफ कोर्स ये हो रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड से डील कर रहे हो आप। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो टॉक्सिक गैस होती है, कोरोसिव गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो एसिडिक गैस है ना, तभी एसिडिक गैस है ये, पॉइजनस गैस है ये। तो मेन हैजर्ड तो इसमें ये है आपका, मेन हैजर्ड आपका ये है। अब इससे आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स इसकी स्मेल भी होती होगी कोई ना कोई, और टॉक्सिक स्मेल होती होगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट होती होगी उससे अगर हम उसे इनहेल कर रहे हैं। तो आपको एक फ्यूमिंग कबर्ड यूज करना चाहिए। फ्यूमिंग कबर्ड ये होता है कि आपकी एक लैब है इस तरह से, तो यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ होता है, और उसमें बिल्कुल पैक होता है वो, ग्लास का डोर होता है उसमें, उसको हम ओपन करते हैं, उसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है। आप उसके अंदर डाल के हाथ, आपको जो ट्रांसफर करना है, जो सोल्यूशन बनाना है, आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे सोल्यूशन से डील कर रहे हो कि जैसे ही आपने बॉटल को ओपन किया तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही
बहुत ही डेंस फ्यूम और बहुत ही टॉक्सिक फ्यूम्स वहां से रिलीज होंगे। तो आपको वो क्या करना चाहिए कि ऐसी जगह पे ये काम करें जहां पर आपको लगता हो कि ये फ्यूम्स जो है वो एग्जॉस्ट क्या करेगा, उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। दैट्स कॉल्ड फ्यूमिंग कबर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि SO2 जो है इज टॉक्सिक गैस, fuming cupboard should be used. The reaction in step 2 produced 0.430 gram of a white precipitate of silver chloride. Calculate the concentration of KClO3 in the solution in mole per dm cube found using method 1. You must show your working. तो 0.430 आपको AgCl का मोल मास दिया हुआ है। आप एक काम करो, आप इसके मोल निकालो, क्योंकि आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है ना वो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मोल ऑफ AgCl फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले। तो मोल ऑफ AgCl इज इक्वल टू मास, दैट इज 0.430 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl। Ag का एटॉमिक मास यहाँ पे नहीं दिया हुआ, देखना जरा कितना है Ag का मास। 107.9। एंड क्लोरीन का, दोनों को ऐड करो। 143.4। ओके, क्या आंसर आया मोल का? 2.9986। ओके, ये आंसर आ गया आपके पास किसका, मोल का। लेकिन वो पता है क्या कर रहा है, वो हमसे KClO3 का वो मांग रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो हम जरा तो ऊपर चलते हैं, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। ओके, KClO3 इज दिस। ओके, और आपके पास आया है क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, क्लोराइड का मोल्स, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, द सेम थिंग। Since the mole ratio is 1:1, so यही मोल आपके पास किसके भी आए हैं, क्लोरेट के भी आए हैं। ओके, तो वो कह रहा है इनटू 100 cm³ ऑफ द पोटासियम क्लोरेट सॉल्यूशन। हाँ, आपको यहाँ पर उसका वो भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ओके, तो यही मोल आपके पास क्लोरेट के भी हैं, सिंस द मोल रेशियो इज 1:1। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इस 100 को आप DM³ में चेंज कर दो, 10⁻³ लगा के। आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास। ओके, सिंपल। चलें जी। A student who used method 1 obtained a value that was significantly larger than the actual concentration of the solution. Explain one possible source of experimental error which might lead to this result. कहता है कि जो हमने वैल्यू ऑब्टेन की है वो बहुत ज्यादा है उसकी एक्चुअल वैल्यू से, उसकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो मोर देन एक्सपेक्टेड है, मोर देन द ट्रू वैल्यू है। ऐसा क्या हो सकता है भाई? तो ये इसलिए हो सकता है कि आपने ऊपर किया क्या है,
स्टेप 2 में जो आपका हुआ है, बॉयल द रिजल्टिंग मिक्सचर to remove excess SO2 and then add silver nitrate solution until no more silver chloride precipitate forms. वो बॉयल कर रहे हैं ऊपर, ओके। और आपने क्या किया है कि add silver nitrate until no more silver chloride precipitate forms. स्टेप 3 में लिखा हुआ है filter, dry and weigh the precipitate. तो आपने उसको पहले फिल्टर किया है, फिर ड्राई किया है, ओके, और फिर उसको वे किया है। तो हो सकता है कि आपने उसको सही से ड्राई ना किया हो। क्या कहते हो? आपने उसको सही से ड्राई ना किया हो, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में आपके वाटर है। इसके इन्वायरमेंट में आपके पास क्या है? वाटर है। तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो अच्छी तरह से ड्राई ना हुआ हो और तुमने उसका जल्दी में वे कर लिया हो। तो पता लग रहा हो कि वो एक्चुअल में जो वे है वो उसका नहीं है। वो तो वाटर का भी साथ साथ आ रहा है। वो तो वाटर में ही साथ साथ आ रहा है। तो जब यहाँ से आपका ये चलना शुरू हुआ, तो ये एरर आपका फिर प्लस होता जाएगा अगली सारी चीजों में, ओके। तो इसलिए ये मास जब इसका ऐड हो जाएगा, तो जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है ना, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर बोले तो जब आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, तो आपके पास आंसर बड़ा आएगा। तो ऑफ कोर्स वो यही तो बात कर रहा है कि यार जो हमारे पास आया है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर है than the actual concentration of the solution. Explain one possible source of experimental error. Okay. तो अब मैं इसको कह देता हूं कि अह, हम यहां से यूं लिखते हैं कि is not fully dried. Okay. uh, so included in the calculation. Okay. ये देखिएगा जरा। Mix a sample of potassium chlorate solution with an acidified solution containing iron 2 sulfate. Remove the chloride ions produced in step 1. Determine the concentration of excess iron 2 ions by titrating the whole of the solution with a standard solution of potassium manganate. The equation for the reaction in step 1 is shown. Give the color change observed in step number 1. Step number 1 में iron 2 है, iron 2 से iron 3 में चला गया, and you know that iron 2 is green. आयरन थ्री आपका क्या होता है? ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन सॉल्यूशन। सिंपल। Describe how to carry out the titration in step 3. You should identify suitable apparatus and any additional chemicals required. तो क्या करें टाइट्रेशन के लिए? कह रहा है कि mix a sample of potassium chlorate solution with an acidified solution containing iron 2 sulfate. Okay. ये कर दिया। रिमूव द क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस्ड इन स्टेप नंबर 1
चलो जी, ओके। डिटरमिन द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन of iron 2 ions by titrating the whole of the solution with a standard solution of potassium manganate. तो टाइट्रेशन किससे हो रही है? पोटेशियम मैंगनेट से हो रही है। टाइट्रेशन किससे हो रही है? पोटेशियम मैंगनेट से हो रही है। ओके, तो आपने क्या किया? आपने पोटेशियम मैंगनेट को ब्यूरेट में डाल दिया। आपने पोटेशियम मैंगनेट को ब्यूरेट में डाल दिया। ओके, फिर आपने क्या किया? ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने कॉनिकल फ्लास्क में डाला उसे। ऑफ कोर्स टाइट्रेशन हो रही है, और आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में कौन है? आयरन 2 है। ओके, तो आप जब देखें कि कलर चेंज हो गया है, तो आपके पास जो कलर चेंज आएगा लास्ट में वो पिंक कलर आएगा, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो पिंक कलर का होता है। जब सारा का सारा आयरन 2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो मैग्नेट अपना कलर शो कर देगा। ओके, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आपने जो है वो डिटेल्ड यहाँ पर लिखना होता है कि क्या आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया, क्या आपने ब्यूरेट में लिया, और किस तरह से आपने टाइट्रेशन की, और आपका फाइनल कलर चेंज क्या आया। मतलब ये सारी चीजें। ओके, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मतलब इजी है तो आप ये लिख लेना। ओके, इन मेथड 6 मार्क्स की कैलकुलेशन। ओ माय गॉड, इन मेथड 2, 50 cm cube of potassium chlorate was mixed with 150 cm cube of 0.0750 mole per dm cube of iron 2 sulfate. The iron 2 sulfate was in excess. The whole of this solution required 9.25 centimeter cube of 0.05 mole per dm cube of potassium magnate to completely react. Calculate the concentration in mole per dm cube of the potassium chlorate solution. You must show your working. Okay. तो एक काम करेंगे, एक काम करेंगे। पोटासियम क्लोरेट की कंसंट्रेशन वो हमसे मांग रहा है। पोटासियम क्लोरेट इज दिस। ओके, दिया क्या है? लेट्स सी, दिया क्या है इन्होंने हमें? वॉल्यूम ऑफ पोटासियम क्लोरेट दिया है ना? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पोटासियम क्लोरेट। और क्या दिया है? और आयरन 2 सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन भी दी है, और आयरन 2 सल्फेट का वॉल्यूम भी दिया है। तो आप एक काम करें ना, पहले इसके मोल निकाल लें आयरन 2 सल्फेट के। कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम। ये आपके पास आ गए मोल्स। ओके, जो भी आ रहा है मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। नहीं आ रहा है मोल, देखो जरा। 0.01125. कह रहा है द होल ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इतने सीएम क्यूब ऑफ इतने मोल पर डीएम क्यूब पोटेशियम मैंगनेट। तो मैं एक और निकाल लेता हूँ। क्या आंसर आया? 4.625 times 10 to raise power of -4. ये इसके मोल आए। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें, सो यू कैन सी के MnO4 का आयरन से क्या रिलेशन है? 1:5 का। MnO4 का आयरन से 1:5 का रिलेशन है। ओके, तो आपने करना क्या है? जो आपके पास MnO4 के मोल्स आए हैं ना,
आपके पास जो MnO4 के मोल्स आए हैं, आप एक काम करो, मोल रेशो लगाओ आप MnO4 माइनस का किसके साथ, आयरन +2 के साथ, दैट इज 1:5, दैट इज 1:5। तो मेरे पास तो इतने मोल आए हैं 4.625 एक्सपोनेंट -4, ये हो जाएगा आपके पास x। So x would be equal to 5 multiplied by 4.625 multiplied by 10 raised to the power -4। ये आपके पास आ जाएंगे मोल ऑफ आयरन 2, यानी इतना रिक्वायर्ड होगा, इतना रिक्वायर्ड होगा उसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। ओके, तो वो क्या कह रहा है, द होल ऑफ दिस सॉल्यूशन, बल्कि हमने हमने भी तो एक मोल कैलकुलेट किए हैं ऊपर, हमने भी तो एक आयरन 2 के मोल्स कैलकुलेट किए हैं। ओके, तो ये रिमेनिंग है वो टोटल है, तो रिएक्टेड आ जाएगा आपके पास, ये रिमेनिंग है वो टोटल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऊपर वाले आयरन 2 का आंसर आया था 0.00125, और अभी का आंसर क्या आ रहा है, 0.00231. सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है, क्या आंसर आया, Second. So ये 0.00125 हो गया 0.01125. 0.01125 है। तो फिर 8.937 times 10 to the power -3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मोल आ गए हैं किसके, आयरन 2 के। अब आयरन 2 का और इस क्लोरेट का 1:6 का रेशो है, क्लोरेट का और आयरन 2 का 1:6 का रेशो है। अगर आयरन 2 के इतने मोल्स हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, x। क्या आंसर आया, 1.4895 times 10 to the power -3. बस ना, आप तो आसान हो गया, आपको वॉल्यूम दिया था ऊपर, आपको ये रहा वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब। उससे भी एन में आंसर आता है 0.02979. 0.029, ओके, जी सर, ओके 79. ये है 6 मार्क्स का, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं है, बस मेक सेंस, सारी चीजें स्टेप्स हैं। एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी टू द वैल्यू कैलकुलेटेड इन f, f क्या है भाई, ये ओके, any change in f in the if the chloride ions were not removed before the reaction in step 3 of method 2। अगर क्लोराइड आयन को हम रिमूव नहीं करते तो क्या होता, जाहिर सी बात है, पोटाशियम क्लोरेट जो है ना उससे वो रिएक्शन कर लेता। ओके, पोटाशियम क्लोरेट उससे रिएक्शन कर लेता। तो जब पोटाशियम क्लोरेट उससे रिएक्शन करता, तो आप जो टाइट्रेशन करवा रहे हो,
आप जो पोटाशियम मैग्नेट ऐड कर रहे हो फ्रॉम द ब्यूरेट वो ज्यादा हो जाता, वो ज्यादा हो जाता है। जब वो ज्यादा हो जाता है तो आपके ऑटोमेटिकली एरर्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं उसमें। देखो एक एक स्टेप मैटर्स अ लॉट। आपने एक गलती की, वो उसमें काउंट हो गया, वो स्टेप उसमें ऐड हो गया। तो ये हो रहा होता है इसमें। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपने सारे स्टेप्स को बड़ा प्रॉपरली जो है ना वो चला रहे होते हैं। जो स्टेप मेंशन्ड है एसओपी में, नॉर्मली ऐसा होता है किसी भी इंडस्ट्री में एसओपीज पहले से उन्होंने लिखी हुई होती है कि आपने ये स्टेप लाजमी करना है। जैसे इसने क्या बोला तुम्हें कि रिमूव द क्लोराइड आयोन्स प्रोड्यूस्ड इन स्टेप नंबर 1। जो भी आपके क्लोराइड आयोन्स बने आप उसे स्टेप नंबर 1 में रिमूव कर लो। क्योंकि आगे आप जो काम करने जा रहे हो वो ये वाला काम है कि डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस आयरन टू आयंस बाय टाइट्रेटिंग द होल ऑफ द सॉल्यूशन विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। तो अब वो यही तो कह रहा है कि explain the change if any to the value calculated in F if the chloride ions were not removed before the reaction in step 3 of method 2। तो उसमें ये हो रहा होता है कि फिर क्लोराइड जो है ना, यानी कि जो Cl माइनस आयन है आपका, वो फिर रिएक्शन कर लेता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ। इसके साथ रिएक्शन करता है ये। तो क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लोराइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, याद रखिएगा। तो क्लोराइड जब ऑक्सीडाइज होगा, इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा। बात समझ रहे हो मेरी बात, क्लोरीन बनाएगा। तो इसलिए और ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो अब उससे क्या होता है कि ऑफ कोर्स आपका जो पोटेशियम मैग्नेट है तो फिर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको पहले, बेहतर ये है कि रिमूव कर दो उसे आप। चलें जी, फिर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया। ओके।